स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 16 जुलाई 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार में बाढ़ ने बढ़ाई चिंता। जी हाँ, बिहार में लगातार हो रही बारिश और नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण कई प्रमुख नदियां उफान पर हैं। कोसी, गंगा और महानंदा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे उत्तर और फिर पूर्वी बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा गहराने लगा है। पटना से लेकर के भागलपुर, कटिहार, खगड़िया और फिर आसपास के इलाकों में प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। कई जगह नदियां खतरे के निशान से करीब पहुंच चुका है, जबकि निचले इलाकों में पानी फैलने लगा है। कटिहार जिले में महानंदा नदी के तेज कटाव ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। कई गाँव में नदी लगातार किनारे को काट रही है, जिससे लोगों के घरों और खेती योग्य जमीन पर खतरा मंडरा रहा है। दूसरी ओर कोसी नदी का बढ़ता जलस्तर सीमांचल और कोसी क्षेत्र के लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है और फिर राहत एवं बचाव की तैयारियां तेज कर दी गई है। बेटी के जन्मदिन पर मुखिया ने दान कर दी 18 कट्ठा जमीन, 40 से ज़्यादा महादलित परिवारों को मिलेगा अपना आशियाना। दरअसल बात यह है कि बिहार के भोजपुर जिले की सरथुआ पंचायत से इंसानियत की एक प्रेरणादायक मिसाल सामने आई है। पंचायत की मुखिया राकेश सिंह ने अपनी 5 वर्षीय बेटी के जन्मदिन को खास अंदाज में मनाते हुए अपनी 18 कट्ठा जमीन महादलित और बेहद गरीब परिवारों के नाम दान कर दी। इस जमीन पर अब 40 से अधिक जरूरतमंद परिवार अपना आशियाना बना सकेंगे। मुखिया का कहना है कि हर इंसान का सपना होता है कि उसका अपना घर हो, और यदि उनकी जमीन किसी गरीब परिवार की जिंदगी बदल सकती है तो इससे बड़ी खुशी उसके लिए कोई नहीं है। मुखिया राकेश सिंह का यह फैसला किसी भावनात्मक क्षण का नहीं बल्कि लंबे समय से समाज सेवा की सोच का हिस्सा बताया गया जा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार वे वर्षों से जरूरतमंद लोगों की आर्थिक मदद से भोजन, कपड़े और अन्य सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहती हैं। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, अब रात में भी सदर अस्पतालों में होगी जांच, मरीजों को नहीं लगाना पड़ेगा चक्कर। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने बिहार के सरकारी स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब बिहार के सभी 36 सदर अस्पतालों में रात के समय भी जरूरी पैथोलॉजी जांच की सुविधा उपलब्ध होगी। इसका सबसे बड़ा फायदा इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को मिलेगा, जिन्हें अब जाँच के लिए अस्पताल से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश के अनुसार रात्रिकालीन इमरजेंसी सेवाओं के साथ आवश्यक ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और अन्य जरूरी जांच अस्पताल परिसर में ही कराई जाएगी। इससे मरीजों का इलाज बिना देरी के शुरू हो सकेगा और फिर निजी लैब पर निर्भरता भी कम होगी। साथ ही मरीजों और फिर उनके परिजनों का समय और पैसा दोनों बचेंगे। यह सरकार का मानना है कि इस नई व्यवस्था से सरकारी अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाएं और अधिक प्रभावी होंगी। जहाँ गंभीर मरीजों को तुरंत इलाज मिलेगा, अनावश्यक रेफर में कमी आएगी और फिर आम लोगों का सरकारी अस्पतालों पर भरोसा ज़्यादा बढ़ेगा। कितने पढ़े लिखे हैं प्रशांत किशोर? मैनेजमेंट से लेकर के पब्लिक हेल्थ तक में हासिल की है डिग्री। दरअसल बात यह है कि जनसुराज के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर इन दिनों अपनी शैक्षणिक योग्यता को लेकर भी चर्चा में हैं। बांकीपुर उपचुनाव के लिए दाखिल किए गए नामांकन हल्फनामे में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरा विवरण दिया है। शुरुआती शिक्षा बिहार के बक्सर से पूरी करने के बाद उन्होंने पटना साइंस कॉलेज से इंटरमीडिएट किया और फिर लखनऊ विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि BBA की डिग्री हासिल की। इसके बाद प्रशांत किशोर ने हैदराबाद के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया से मास्टर ऑफ हेल्थ केयर मैनेजमेंट किया। यह कार्यक्रम जॉन्स यूनिवर्सिटी और हिंदुजा अस्पताल के सहयोग से तैयार किया गया था। आगे चल करके उन्होंने फ्रांस के क्लर्मो फेरा से फ्रेंच भाषा का विशेष कोर्स भी पूरा किया है। राजनीति में आने से पहले प्रशांत किशोर ने संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN से जुड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में भी काम किया है। बाद में उन्होंने देश के कई बड़े राजनीतिक दलों के लिए चुनावी रणनीतिकार के रूप में अपनी पहचान बनाई है और अब जनसुराज पार्टी के माध्यम से सक्रिय राजनीति में है। उनकी शैक्षणिक और फिर पेशेवर पृष्ठभूमि उन्हें भारतीय राजनीति के सबसे चर्चित रणनीतिकारों में शामिल करती है। छिपकली वाला खाना खाने से 1 दर्जन छात्राएं हुई बीमार, कई की हालात नाजुक। कस्तूरबा स्कूल में परोसा गया था जहरीला निवाला। दरअसल बात है कि बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के संग्रामपुर प्रखंड स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में भोजन करने के बाद 1 दर्जन से अधिक छात्राओं की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि दोपहर के भोजन में छिपकली गिर गई थी, जिसके बावजूद भी
कुछ छात्राओं ने खाना खा लिया। खाना खाने के कुछ ही देर बाद कई छात्राओं को उल्टी, पेट दर्द, चक्कर और फिर बेचैनी की शिकायत होने लगी। जो स्कूल प्रशासन ने तुरंत सभी छात्राओं को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज शुरू किया गया। कुछ छात्राओं के हालात गंभीर होने की सूचना मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग और फिर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी स्कूल पहुंचे और फिर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। भोजन के नमूने जांच के लिए सुरक्षित रखे गए हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि भोजन किस वजह से दूषित हुआ। अधिकारियों ने स्कूल प्रबंधन, रसोइयों और फिर संबंधित कर्मचारियों से भी पूछताछ की है। प्रशासन का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सभी छात्राओं की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुई है। तेज प्रताप यादव की पार्टी जेजेडी को झटका, उम्मीदवार वीना मानवी का नामांकन रद्द, साजिश का लगाया आरोप। दरअसल बात यह है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल को बड़ा झटका लगा है, जब पार्टी की उम्मीदवार वीना मानवी का नामांकन पत्र जांच के दौरान रद्द कर दिया गया है। जब चुनाव अधिकारियों के अनुसार नामांकन पत्र में आवश्यक प्रस्ताव की संख्या पूरी नहीं थी। निर्दलीय या फिर गैर मान्यता प्राप्त दल के उम्मीदवार के लिए 10 वैध प्रस्तावों की जरूरत होती है, लेकिन वीना मानवी के नामांकन में ये शर्त पूरी नहीं हो सकी है। नामांकन रद्द होने के बाद तेज प्रताप यादव ने इसे राजनीतिक साजिश बताया और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी पार्टी के उम्मीदवार को जानबूझकर के चुनावी मैदान से बाहर किया गया है। वहीं पर वीना मानवी ने भी निष्पक्ष जाँच की मांग करते हुए कहा कि उनके साथ अन्याय हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद बांकीपुर उपचुनाव का राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है। नेपाल की बारिश से कोसी नदी उफान पर, बराज के 20 फाटक खुले, सीमांचल और भागलपुर में बड़ी निगरानी। जहां नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब बिहार में साफ दिखाई देने लगा है। कोसी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने के बाद भीमनगर स्थित कोसी बराज के 20 फाटक खोल दिए गए हैं ताकि अतिरिक्त पानी की निकासी की जा सके। बढ़ते जल प्रवाह को देखते हुए सीमांचल के सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया समेत भागलपुर के निचले इलाकों में प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है। बाढ़ संभावित क्षेत्रों में अधिकारियों को अलर्ट रहने और हालात पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार नेपाल से आने वाले पानी के कारण आने वाले दिनों में कोसी नदी का जलस्तर और बढ़ सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए तटबंधों की लगातार निगरानी की जा रही है और आपदा प्रबंधन की टीमें भी सतर्क कर दी गई है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने, अफवाहों से बचने और किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन के निर्देश का पालन करने की अपील की है। वहीं पर मौसम विभाग ने भी बिहार के कई जिलों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है। यदि नेपाल में बारिश का सिलसिला जारी रहा तो फिर उत्तर और पूर्वी बिहार के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा और बढ़ सकता है। ऐसे में सीमांचल और कोसी क्षेत्र के लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, जबकि प्रशासन राहत और बचाव की तैयारियों को लगातार मजबूत करने में जुटा हुआ है। सम्राट सरकार का बड़ा तोहफा, बिहार के 211 नए डिग्री कॉलेजों में आज से हो गई है पढ़ाई स्टार्ट। यह दरअसल बात है कि बिहार की उच्च शिक्षा को नई रफ्तार देने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बिहार के 211 नए राजकीय डिग्री कॉलेजों में आज से शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भागलपुर से इन कॉलेजों का औपचारिक शुभारंभ किया है। सरकार का कहना है कि इस पहल से उन प्रखंडों के छात्रों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा जहाँ पर अब तक डिग्री कॉलेजों की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इस नए डिग्री कॉलेजों में पहले चरण में स्नातक स्तर पर 6 प्रमुख विषयों की पढ़ाई शुरू की जाएगी। सरकार का उद्देश्य है कि छात्रों, खास करके ग्रामीण और फिर दूर दराज के इलाकों के युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए दूसरे शहरों का रुख न करना पड़े। इससे समय और फिर खर्च दोनों ही बचत होगी और उच्च शिक्षा तक पहुंच पहले से अधिक आसान बनेगी। यह सरकार का मानना है कि 211 नए डिग्री कॉलेजों की शुरुआत बिहार की शिक्षा व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आने वाले समय में इन कॉलेजों में आधारभूत सुविधाओं, शिक्षकों की नियुक्ति और फिर नए विषयों का भी विस्तार किया जाएगा ताकि राज्य के युवाओं को अपने जिले और फिर प्रखंड में ही गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा मिल सके। बांकीपुर से आरजेडी ने मान ली हार, पार्टी के सीनियर लीडर का दावा, प्रशांत किशोर का पलड़ा भारी। दरअसल बात है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के बिहार की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने ऐसा बयान दिया है जिसने सियासी हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है। यह आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी का कहना है कि इस चुनाव में जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी अपने मजबूत गढ़ में अति आत्मविश्वास की शिकार हो गई है, जिसका फायदा प्रशांत किशोर को मिल सकता है। शिवानंद तिवारी के इस बयान को
लेकर के राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है, जब विपक्षी दल इसे आरजेडी की ओर से प्रशांत किशोर की ताकत स्वीकार करने के रूप में देख रहे हैं, जबकि महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि चुनावी मुकाबला अभी खुला हुआ है और अंतिम फैसला जनता करेगी। दूसरी ओर प्रशांत किशोर लगातार जनसंपर्क अभियान चला करके मतदाताओं तक पहुंचने में जुटे हुए हैं और इस उपचुनाव को अपनी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई मान रहे हैं। बांकीपुर उपचुनाव इस बार बिहार की सबसे चर्चित सीटों में शामिल हो गया है। बीजेपी, आरजेडी और फिर जनसुराज तीनों दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस सीट का परिणाम केवल एक उपचुनाव का नतीजा नहीं होगा, बल्कि बिहार की भविष्य की राजनीति और आगामी चुनाव के समीकरणों पर भी इसका असर पड़ सकता है। बिहार के मछली पालकों के लिए खुशखबरी, सरकार दे रही है सब्सिडी। 31 अगस्त से पहले कर लें ये काम। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने मत्स्य पालकों की आय बढ़ाने और फिर देसी मछलियों की घटती प्रजातियों के संरक्षण के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के तहत मत्स्य प्रजाति विविधीकरण योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत मछली पालन करने वाले किसानों और फिर इच्छुक लाभार्थियों को 60% तक सब्सिडी दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य देशी मछलियों के उत्पादन को बढ़ावा देना, रोजगार के नए अवसर पैदा करना और फिर मत्स्य व्यवसाय को अधिक लाभकारी बनाना है। इस योजना के अंतर्गत माइनर कार्प, कैटफिश, वायु श्वासी मछलियां, झींगा और फिर मोती पालन जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य के सभी 38 जिलों के पात्र मत्स्य पालक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे और इसके लिए 31 अगस्त अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। जब मत्स्य विभाग ने इच्छुक लाभार्थियों से समय रहते आवेदन करने की अपील की है ताकि वे सरकारी अनुदान का लाभ उठा सकें। जब विभाग का मानना है कि इस योजना से न केवल देसी मछलियों की प्रजातियों का संरक्षण होगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार बढ़ेगा और फिर मछली पालकों की आमदनी में भी जबरदस्त वृद्धि होगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह एवं बिहार की मंत्री श्रेयसी सिंह ने किया बिहार पवेलियन का उद्घाटन। दरअसल बात है कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित देश के सबसे बड़े वैश्विक टेक्सटाइल आयोजन भारत टेक्स 2026 में बिहार ने पार्टनर स्टेट के रूप में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और फिर बिहार की उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने संयुक्त रूप से बिहार पवेलियन का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर राज्य की टेक्सटाइल, हैंडलूम, सिल्क और फिर पारंपरिक हस्तशिल्प से जुड़े उत्पादकों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के सामने प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम के दौरान बिहार सरकार ने टेक्सटाइल और फिर परिधान क्षेत्र की 16 प्रमुख कंपनियों के साथ 1476 करोड़ रुपए के निवेश के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इन निवेश प्रस्ताव से राज्य में 40,500 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। सरकार का कहना है कि ये पहल बिहार को देश के उभरते टेक्सटाइल हब के रूप में नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बिहार पवेलियन में मधुबनी पेंटिंग, टिकुली कला, तसर सिल्क, खादी और फिर कई स्थानीय उत्पाद आकर्षण का केंद्र बने हुए। उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा है कि राज्य की निवेश अनुकूल नीतियां और फिर आधुनिक औद्योगिक सुविधाएं निवेशकों को बिहार की ओर आकर्षित कर रही है। वहीं पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विश्वास जताया है कि आने वाले समय में बिहार टेक्सटाइल और फिर परिधान उद्योग के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्य में अपनी मजबूत पहचान बनाएगा। बिहार में नई सड़कों पर सफर करने के लिए जेब करनी होगी ढीली। दरअसल बात है कि बिहार में नई सड़क और फिर पुल परियोजनाओं पर सफर करने वाले लोगों को अब टोल टैक्स देना पड़ सकता है। राज्य सरकार ने बिहार पथ उपयोगकर्ता शुल्क नियमावली 2026 लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस नई व्यवस्था के तहत राज्य सरकार द्वारा निर्मित या फिर विकसित की गई कई नई सड़कें, बाईपास और फिर बड़े पुल टोल के दायरे में आएंगे। किशनगंज, रड़िया, पूर्णिया, कटिहार, मधुबनी जिले के कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को भी इस नीति में शामिल किए जाने की संभावना है। सरकार का कहना है कि टोल से मिलने वाली राशि का उपयोग सड़कों और फिर पुलों की रखरखाव, मरम्मत और नई आधारभूत संरचनाओं के विकास में किया जाएगा। नई नियमावली के तहत किन किन परियोजनाओं पर टोल लगेगा, इसकी लिस्ट चरणबद्ध तरीके से जारी की जाएगी। इसके बाद संबंधित मार्गों पर टोल प्लाजा स्थापित किए जाएंगे और निर्धारित दरों के अनुसार शुल्क वसूला जाएगा। इस फैसले के बाद वाहन चालकों की यात्रा लागत बढ़ सकती है, खास करके उन लोगों की ओर जो रोजाना इन सड़कों का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि सरकार का दावा है कि बेहतर सड़क और सुविधाएं, सुरक्षित सफर और फिर नियमित रखरखाव के लिए ये व्यवस्था जरूरी है। नई टोल नीति लागू होने के बाद बिहार में राज्य सरकार की कई प्रमुख सड़क परियोजनाओं पर यात्रा करने के लिए लोगों को पहले की तुलना में अधिक खर्च करना पड़ सकता है। यूरोप में पत्नी का बर्थडे मना रहे तेजस्वी, इधर पार्टी में बगावत, आरजेडी के वरिष्ठ नेता ने उठाया सवाल। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में इन दिनों आरजेडी के भीतर उठ रही आवाजें
चर्चा का विषय बनी हुई है। एक और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी पत्नी राजश्री यादव का जन्मदिन मनाने के लिए यूरोप दौरे पर हैं। वहीं पर दूसरी ओर पार्टी के अंदर असंतोष खुलकर के सामने आने लगा है। वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने संगठन की कार्यशैली और फिर नेतृत्व को लेकर के सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी को आत्ममंथन की जरूरत है। जहां उनके इस बयान के बाद आरजेडी के अंदर चल रही खींचतान को लेकर के सियासी हलचल तेज हो गई है। शिवानंद तिवारी के बयान को विपक्ष ने भी मुद्दा बना लिया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद आरजेडी के भीतर राजनीति और नेतृत्व को लेकर के अलग अलग राय सामने आ रही है। ऐसे समय में तेजस्वी यादव का विदेश दौरा भी राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। हालांकि पार्टी के कई नेताओं का कहना है कि तेजस्वी निजी यात्रा पर है और फिर इसका संगठन की गतिविधियों से कोई संबंध नहीं है। वहीं पर बिहार की राजनीति में आरजेडी की आंतरिक स्थिति पर अब सभी की नजर टिकी हुई है। आने वाले दिनों में पार्टी नेतृत्व इन बयानों पर क्या रुख अपनाता है और संगठन में उठ रहे सवालों का किस तरह से जवाब देता है, ये देखने वाली बात होगी। सोनम वांगचुक पर बिहार के कद्दावर नेता की प्रतिक्रिया, इतने दिन बीत जाने के बाद भी सरकार है मौन। दरअसल बात है कि सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के लगातार जारी आमरण अनशन और फिर बिगड़ती तबीयत को लेकर के अब बिहार की राजनीति में भी प्रतिक्रिया आने लगी है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इतने दिन बीत जाने के बावजूद भी सरकार ने इस मुद्दे पर कोई भी गंभीर पहल नहीं की है। उन्होंने विपक्षी दलों और फिर समाज के लोगों से भी अपील की है कि सोनम वांगचुक को इस लड़ाई में अकेला ना छोड़ा जाए। शिवानंद तिवारी ने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण आंदोलन करने वालों की बात सुनी जानी चाहिए। उनका कहना है कि यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से भूख हड़ताल पर बैठा है और उसकी सेहत लगातार खराब हो रही है तो फिर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वे बातचीत के जरिए समाधान निकालें। उन्होंने इस पूरे मामले में सरकार की चुप्पी पर भी सवाल उठाया है। सोनम वांगचुक के आंदोलन को लेकर के देश भर में अलग अलग राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और फिर कई हस्तियों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। उनकी सेहत को लेकर की चिंता लगातार बढ़ रही है, जबकि आंदोलन से जुड़े लोग सरकार से जल्द सकारात्मक पहल की मांग कर रहे हैं। ऐसे में ये मुद्दा अब राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक और फिर सामाजिक बहस का विषय बनता जा रहा है। बिहार में बनाए जा सकते हैं 8 नगर निगम, शहरों के मेकओवर का क्या है सम्राट प्लान। दरअसल बात है कि बिहार सरकार बिहार तेजी से बढ़ते शहरों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए नगर निकायों की बड़े पुनर्गठन की तैयारी में जुट गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने सभी जिलों से प्रस्ताव मांगे हैं ताकि 2027 की जनगणना के बाद नगर पंचायतों और फिर नगर परिषदों का दर्जा बढ़ाने पर फैसला लिया जा सके। इसी योजना के तहत बिहार में 8 नए नगर निगम बनाए जाने की संभावना जताई जा रही है। सरकार की योजना के अनुसार जिन शहरों की आबादी, क्षेत्रफल और फिर शहरी विकास तेजी से बढ़ा है उन्हें नगर निगम का दर्जा दिया जा सकता है। संभावित शहरों में किशनगंज, हाजीपुर, सिवान, औरंगाबाद, डेहरी, जमालपुर, खगड़िया और फिर दानापुर जैसे नगर परिषदों के नाम चर्चा में हैं। हालांकि सरकार ने अभी किसी शहर के नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। अंतिम निर्णय 2027 की जनगणना जिला प्रशासन की रिपोर्ट और फिर निर्धारित मानकों के आधार पर लिया जाएगा। यदि ये योजना लागू होती है तो फिर इन शहरों को सड़क, पेयजल, सीवर सफाई, स्ट्रीट लाइट, पार्क, सार्वजनिक परिवहन और फिर अन्य शहरी विकास योजनाओं के लिए अधिक बजट मिलने की संभावना है। कैंसर के इलाज को मिलेगी नई ताकत, बिहार के 5 शहरों में बनेगी सुपर स्पेशलिटी रेडियोथेरेपी यूनिट। दरअसल बात है कि बिहार में कैंसर मरीजों के लिए इलाज की सुविधाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जहां स्वास्थ्य विभाग बिहार के पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और फिर भागलपुर में अत्याधुनिक सुपर स्पेशलिटी रेडियोथेरेपी यूनिट स्थापित करेगा। इन यूनिटों के शुरू होने से मरीजों को रेडियोथेरेपी जैसी महत्वपूर्ण सुविधा अपने ही राज्य में बेहतर तरीके से उपलब्ध होगी और इलाज के लिए दूसरे राज्यों का रुख करने की जरूरत कम पड़ेगी। तो पर सरकार का उद्देश्य कैंसर की जल्द पहचान, समय पर इलाज और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करना है। नई रेडियोथेरेपी यूनिटों में अत्याधुनिक मशीनें और विशेषज्ञ डॉक्टरों की व्यवस्था की जाएगी जिससे मरीजों को विश्वस्तरीय उपचार मिल सके। इसके साथ ही कैंसर स्क्रीनिंग कार्यक्रमों का भी विस्तार किया जाएगा ताकि शुरुआती चरण में बीमारी का पता लगा करके इलाज शुरू किया जा सके। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि इन 5 सुपर स्पेशलिटी रेडियोथेरेपी यूनिटों की शुरू होने से बिहार के हजारों कैंसर मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। इलाज का खर्च और फिर समय दोनों कम होंगे, जबकि मरीजों और उनके परिजनों को दूसरे राज्यों के अस्पतालों की चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार इसे राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक और फिर सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मान रही है।
बिहार में दोपहिया और तिपहिया वाहन खरीदना होगा महंगा, सम्राट सरकार ने बढ़ाया मोटर वाहन टैक्स। दरअसल बात है कि बिहार में नई बाइक, स्कूटर और तिपहिया वाहन खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में मोटर वाहन टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह नई व्यवस्था लागू होने के बाद दोपहिया वाहन खरीदने पर 1% अतिरिक्त मोटर वाहन टैक्स देना होगा, जबकि 3 पहिया वाहन खरीदने वालों से 1000 रुपये अतिरिक्त टैक्स लिया जाएगा। सरकार का कहना है कि लंबे समय से टैक्स दरों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ था, इसलिए मौजूदा जरूरतों को देखते हुए इसमें संशोधन किया गया है। कैबिनेट ने वाहन डीलरों और फिर निर्माताओं पर लगने वाले ट्रेड टैक्स में भी बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। बाथरूम से निकले और डायरेक्ट लुंगी पहन करके थाने चलाने लगे दारोगा, वीडियो वायरल होते ही एसपी ने सिखाया सबक। दरअसल बात है कि बिहार की राजधानी पटना के बाढ़ अनुमंडल स्थित अथमल गोला थाना में तैनात एक एएसआई यानी कि दारोगा का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। वीडियो में दारोगा वर्दी की जगह लुंगी पहन करके थाने में फरियादियों से कागजात लेते और सरकारी काम करते नजर आए। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस विभाग में हरकंप मच गया और मामले ने तुल पकड़ लिया है। मामले का संज्ञान लेते हुए ग्रामीण एसपी कुंदन कुमार ने तत्काल कार्रवाई की है। प्रारंभिक जांच के बाद संबंधित एएसआई को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह दारोगा ने सफाई देते हुए कहा है कि वे बाथरूम से निकल करके कार्यालय पहुंचे थे और उसी दौरान किसी ने उनका वीडियो बना लिया। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने इसे अनुशासनहीनता मानते हुए कड़ी कार्रवाई की है। इस घटना के बाद पुलिस विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि ड्यूटी के दौरान अनुशासन और फिर निर्धारित वर्दी का पालन अनिवार्य है तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी अधिकारी या फिर कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खगड़िया में कोसी बागमती का रौद्र रूप, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है नदियां, अलर्ट पर प्रशासन। दरअसल बात है कि बिहार के खगड़िया जिले में लगातार हो रही बारिश और नेपाल से छोड़े जा रहे पानी के कारण कोसी और फिर बागमती नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी के बाद बाढ़ का खतरा गहरा गया है। प्रशासन ने तटबंधों और फिर संवेदनशील इलाकों की निगरानी तेज कर दी है, जबकि बाढ़ नियंत्रण विभाग की टीमें 24 घंटे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। जिले के कई निचले इलाकों में लोगों की चिंता बढ़ गई है, जब तटबंधों पर लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है और फिर जहां पर कटाव की आशंका है वहां फ्लड फाइटिंग का काम तेज कर दिया गया है। प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए राहत एवं बचाव दलों को तैयार रखा गया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी बारिश जारी रहने की संभावना जताई है, जिससे नदियों का जलस्तर और बढ़ सकता है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने, अनावश्यक रूप से नदी के पास नहीं जाने और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की अपील की है। यदि बारिश का सिलसिला जारी रहा तो फिर और भी बाढ़ बढ़ सकता है। श्रावणी मेला पर वीडियो बनाइए और बिहार सरकार देगी आपको 3 लाख रुपए तक का इनाम। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2026 को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने के लिए कंटेंट क्रिएटर्स, ट्रैवल ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स, फोटोग्राफर्स और रील मेकर्स के लिए एक खास प्रतियोगिता शुरू की है। पर्यटन विभाग के एक इन्फ्लुएंसर की नज़र से अभियान के तहत श्रावणी मेले की आस्था, कांवड़ यात्रा, लोक संस्कृति, धार्मिक परंपराओं और प्राकृतिक सुंदरता पर बेहतरीन वीडियो और फिर रील बनाने वाले प्रतिभागियों को 3 लाख रुपए तक का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार 3 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार 2 लाख रुपए, तृतीय 1 लाख रुपए, जबकि 2 प्रतिभागियों को 50-50 हज़ार रुपये और 5 प्रतिभागियों को 25-25 हज़ार रुपये का प्रशंसा पुरस्कार दिया जाएगा। पर्यटन विभाग का उद्देश्य सोशल मीडिया के माध्यम से श्रावणी मेले की भव्यता और फिर बिहार की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया भर तक पहुँचाना है। इसके लिए प्रतिभागियों से कांवड़ यात्रा, बाबा वैद्यनाथ धाम, सेवा शिविर, धार्मिक अनुष्ठानों और फिर मेले के विभिन्न आकर्षक पहलुओं को रचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करने की अपील की गई है। बंटी यादव और पंकज राय हत्याकांड पर बोले खेसारी लाल यादव, सम्राट चौधरी से निष्पक्ष जांच की मांग। दरअसल भोजपुरी अभिनेता और गायक खेसारी लाल यादव ने बंटी यादव और हाजीपुर के पार्षद पंकज राय की हत्या के मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार सरकार से निष्पक्ष और त्वरित जांच की मांग की है। खेसारी लाल यादव ने कहा है कि इन दोनों मामलों ने पूरे बिहार को झकझोर दिया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करके पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की अपील की है। खेसारी लाल यादव ने अपने संदेश में कहा कि अपराधियों के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई होनी चाहिए और कानून का राज कायम रहना चाहिए। उन्होंने लोगों से भी इन मामलों में आवाज़ उठाने की अपील की है और फिर कहा है कि न्याय मिलने से ही समाज का विश्वास व्यवस्था पर बना रहेगा।
बिहार में राजस्व कर्मचारियों के तबादले की नई लिस्ट जारी, पूर्णिया के कई कर्मियों को दोबारा देना होगा योगदान। दरअसल बात है कि बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राजस्व कर्मचारियों के तबादला आदेश में संशोधन करते हुए नई लिस्ट जारी कर दी है। इस संशोधित लिस्ट का सबसे अधिक असर पूर्णिया जिले के कई राजस्व कर्मचारियों पर पड़ा है। नई लिस्ट जारी होने के बाद कई कर्मियों को पहले आवंटित स्थान की बजाय नए पदस्थापन स्थल पर दोबारा योगदान देने के निर्देश दिया गया है। विभाग का कहना है कि ये बदलाव प्रशासन का आवश्यकता और फिर कर्मचारी की वरीयता के आधार पर किया गया है। विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों और फिर कर्मचारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर नए कार्यस्थल पर योगदान देने के निर्देश दिए हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी हो या फिर स्वरोजगार की चाह, बिहार के युवाओं के लिए सुनहरा मौका, 22 जुलाई तक करे आवेदन। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दो महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की है। स्टडी किट योजना के तहत प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी, जबकि टूल किट योजना शुरू की है। टूल किट योजना के माध्यम से स्वरोजगार शुरू करने के इच्छुक युवाओं को उनके कार्य के अनुसार आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक अभ्यर्थी 22 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को सरकारी नौकरी की तैयारी में मदद करना और स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है। स्टडी किट से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आसान होगी। वहीं टूल किट मिलने से युवा अपना छोटा व्यवसाय या फिर रोजगार शुरू कर सकते हैं। यह सरकार का मानना है कि इससे युवाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा और फिर रोजगार के नए रास्ते भी खुलेंगे। पूर्वी चंपारण में बांध दरका तो कटिहार के गांव में घुसा गंगा का पानी, दिखने लगा बाढ़ का रौद्र रूप। दरअसल बिहार में लगातार हो रही बारिश और फिर नदियों के बढ़ते जलस्तर के बीच बाढ़ का खतरा और गहरा गया है। पूर्वी चंपारण में एक बांध के दरकने के बाद कई इलाकों में पानी फैल गया। वहीं कटिहार जिले में गंगा का पानी गाँव में घुसने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई है और कई परिवार घर छोड़ने का खतरा मंडराने लगा है। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी है और राहत एवं बचाव की तैयारियां तेज कर दी है। कटिहार के कई गांवों में गंगा के तेज कटाव और बढ़ते जलस्तर से लोगों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि हर साल बाढ़ और फिर कटाव से उन्हें राहत नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन अब एक अस्थायी समाधान नहीं मिल पाया है। जनप्रतिनिधियों ने भी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके हालात का जायजा लिया है, जबकि अधिकारियों को तटबंधों की निगरानी और फिर राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। बिहार कैबिनेट में 25 फैसलों पर मुहर, पंचायतों का होगा नया परिसीमन, राजगीर रोहतास में बनेंगे एयरपोर्ट। दरअसल बात है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में 25 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। सबसे बड़े फैसलों में साल 2026 के पंचायत चुनाव से पहले 2011 की जनगणना के आधार पर नया परिसीमन कराने की स्वीकृति शामिल है। इसके तहत ग्राम पंचायत, वार्ड पंचायत समिति और जिला परिषद क्षेत्रों की सीमाओं में बदलाव किया जाएगा। साथ ही भागलपुर के ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का नाम अजगैबीनाथ धाम ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा रखना तथा राजगीर रोहतास और फिर कैमूर में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण के लिए AAI के साथ समझौते को भी मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने ग्राम पंचायतों को कर एवं शुल्क वसूलने का अधिकार देने वाली नई नियमावली को भी मंजूरी दे दी है, जिससे स्थानीय निकायों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा 2 पहिया और फिर 3 पहिया गाड़ियों पर मोटर वाहन टैक्स बढ़ाने, विभिन्न विकास योजनाओं को स्वीकृति देने और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। सरकार का कहना है कि इन निर्णयों से पंचायत व्यवस्था मजबूत होगी और विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन का रास्ता खुलेगा। सरकार का दावा है कि इन फैसलों का उद्देश्य स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना और फिर क्षेत्रीय विकास को नई गति देना है। राम मंदिर चंदा चोरी के विरोध में 16 जुलाई को पूरे प्रदेश में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। आज होगा विरोध प्रदर्शन। दरअसल बात है कि राम मंदिर निर्माण के लिए जुटाए गए चंदे में कथित गड़बड़ी और फिर पारदर्शिता के अभाव को लेकर के बिहार कांग्रेस ने 16 जुलाई को पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। कांग्रेस का आरोप है कि आस्था के नाम पर जुटाए गए चंदे के इस्तेमाल को लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन अब तक कोई भी स्पष्ट जवाब सामने नहीं आया है। जब पार्टी ने इसे आस्था के नाम पर राजनीति और फिर जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ करार दिया है। कांग्रेस के मीडिया विभाग ने कहा है कि चंदा गैर संग्रह और उसके दुरुपयोग को लेकर की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। पार्टी ने आरोप लगाया है कि जनता की धार्मिक भावनाओं का राजनीतिक लाभ उठाया गया है और अब वित्तीय लेन देन को लेकर के उठ रहे सवालों का जवाब नहीं दिया जा रहा है। क्या बीजेपी प्रत्याशी नीरज सिन्हा का भी रद्द होगा नामांकन? हल्फनामे पर उठे सवाल, कोर्ट जाएंगी आरजेडी। दरअसल बात है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा का नामांकन नए विवादों में घिर गया है।
आरजेडी ने उनके नामांकन हल्फनामे और फिर उसमें दी गई जानकारी पर सवाल उठाए हैं। पार्टी का कहना है कि हल्फनामे में कथित विसंगतियां हैं और इसी आधार पर वे अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। हालांकि अब तक चुनाव आयोग की ओर से नीरज सिन्हा के नामांकन को लेकर किसी तरह की आपत्ति या फिर रद्द किए जाने का फैसला सामने नहीं आया है। आरजेडी नेताओं का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष और फिर पारदर्शी होनी चाहिए। पार्टी का दावा है कि वे उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर कोर्ट में याचिका दायर करेंगी और नामांकन की वैधता की चुनौती देगी। दोस्तों, क्या बिहार में इस साल होने वाला पंचायत चुनाव टल सकता है? इस सवाल ने पूरे बिहार में चर्चा तेज कर दी है। पंचायतों के परिसीमन, आरक्षण रोस्टर और पटना हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के बीच चुनाव को लेकर के अनिश्चितता बढ़ गई है। अदालत ने राज्य सरकार और बिहार राज्य निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है, जिसके बाद अब राजनीतिक गलियारों से लेकर के गाँव-गाँव तक पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है। आखिर चुनाव टलने की बात क्यों कही जा रही है? आइए जानते इसके बारे में विस्तार से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। दरअसल बिहार में प्रस्तावित पंचायत आम चुनाव समय पर होंगे या नहीं, इसे लेकर के अब बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। पंचायतों के परिसीमन और आरक्षण रोस्टर से जुड़े मामलों की सुनवाई पटना हाईकोर्ट में चल रही है, जिसके बाद ये संभावना जताई जा रही है कि दिसंबर में प्रस्तावित पंचायत चुनाव आगे बढ़ सकते हैं। जानकारी के अनुसार बिहार राज्य मुखिया महासंघ की ओर से पंचायतों में नए सिरे से परिसीमन लागू कराने की मांग को लेकर के पटना हाईकोर्ट में सिविल रिट याचिका दायर की गई है। इस मामले की सुनवाई के दौरान 9 जुलाई 2026 को न्यायालय ने राज्य सरकार और बिहार राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि वे नए पंचायतों के परिसीमन को लेकर के अपना पक्ष हल्फनामे के माध्यम से रखें और 27 जुलाई 2026 को अदालत में उपस्थित हों। जब बताया जा रहा है कि साल 2006 और 2016 में पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण रोस्टर लागू किया गया था। अब 10 वर्ष पूरे होने के बाद नए सिरे से आरक्षण लागू होना है, अन्य श्रेणी में आ सकती है। ऐसे में परिसीमन और आरक्षण दोनों प्रक्रियाओं को पूरा किए बिना चुनाव कराना चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। इस मुद्दे पर पहले पंचायती राज मंत्री परिसीमन की जरूरत से इनकार करते थे, लेकिन हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू होने के बाद उनके बयान में बदलाव देखने को मिला है। अब वे भी पंचायतों के परिसीमन की आवश्यकता को स्वीकार करते नजर आ रहे हैं। जी हां, बिहार राज्य मुखिया महासंघ का कहना है कि राज्य में पंचायतों का परिसीमन साल 1994 के बाद नहीं हुआ। इस दौरान कई पंचायतों की आबादी काफी बढ़ चुकी है, जबकि संसाधन और फंड पहले की तरह ही बने हुए हैं। उनका कहना है कि नई आबादी के अनुसार परिसीमन होने से विकास योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन संभव होगा और सरकारी सुविधाओं का लाभ अधिक लोगों तक पहुंच सकेगा। उधर ग्रामीण क्षेत्रों में भी चुनाव टलने की चर्चा तेज हो गई है। संभावित प्रत्याशी और मतदाता दोनों ही स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। माना जा रहा है कि जनगणना की प्रक्रिया और राज्य निर्वाचन आयोग में नए आयुक्त की नियुक्ति भी चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। फिलहाल ना तो राज्य सरकार और ना ही बिहार राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर के कोई आधिकारिक घोषणा की गई है। ऐसे में अब सभी की निगाहें 27 जुलाई को पटना हाईकोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी है। अदालत के निर्देश और फिर सरकार के जवाब के बाद ही यह तस्वीर साफ हो पाएगी कि बिहार में पंचायत चुनाव तय समय पर होंगे या फिर उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। दोस्तों, बहादुरगंज पावर हाउस में छापेमारी की गई है। यहां पर शराब के नशे में एक कर्मचारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जब बहादुरगंज में बिजली विभाग से जुड़ा एक मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। बहादुरगंज के LRP चौक स्थित पावर हाउस में हुई एक छापेमारी के दौरान एक कर्मचारी कथित रूप से शराब के नशे में पाया। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी बहादुरगंज से AIMIM विधायक तौसीफ आलम ने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर शेयर की है। विधायक की पोस्ट के बाद ये मामला सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में आ गया है। जानकारी के अनुसार बहादुरगंज विधायक तौसीफ आलम ने पावर हाउस में एक कर्मचारी को शराब के नशे के हालात में पाया। उनको शक हुआ, उसके बाद उन्होंने पुलिस को खबर दी। पुलिस जब आकर के जांच की तो एक कर्मचारी के शराब के नशे में होने की पुष्टि की है। उसके बाद संबंधित कर्मचारी को अपने कब्जे में लेकर के उसकी चिकित्सीय जांच कराई गई। विधायक तौसीफ आलम द्वारा शेयर की गई जानकारी के मुताबिक जांच में कर्मचारी द्वारा शराब सेवन की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद आरोपी के खिलाफ बिहार में लागू शराबबंदी कानून के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू होने के बाद शराब के सेवन और उसके कारोबार के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में किसी सरकारी विभाग के कर्मचारी का ड्यूटी के दौरान कथित रूप से शराब के नशे में
पाया जाना गंभीर मामला माना जा रहा है। इस घटना ने सरकारी कार्यालयों के अनुशासन और जवाबदेही को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि इस मामले को लेकर के बिजली विभाग या फिर बहादुरगंज थाना पुलिस की ओर से विस्तृत आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति अभी तक जारी नहीं की गई है। इसीलिए घटना से जुड़ी जानकारी फिलहाल AIMIM विधायक तौसीफ आलम द्वारा अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर शेयर की गई पोस्ट के आधार पर ही सामने आई है। अब इस मामले में आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। यदि पुलिस या फिर संबंधित विभाग की ओर से कोई भी नया आधिकारिक बयान जारी किया जाता है तो फिर उससे इस मामले के अन्य पहलुओं पर भी स्थिति साफ हो जाएगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई जारी है। दोस्तों, कोचाधामन विधायक सरवर आलम से जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर डॉक्टर रकीब आलम ने शिक्षा और सामाजिक सुधार के मुद्दों पर अहम चर्चा की है। किशनगंज जिले के कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र से एक महत्वपूर्ण मुलाकात सामने आई है। कोचाधामन के विधायक सरवर आलम से जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर डॉक्टर रकीब आलम ने शिष्टाचार मुलाकात की है। इस दौरान दोनों के बीच गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, महिलाओं के अधिकार, अच्छा स्वास्थ्य, न्याय, शांति और समाज के समग्र विकास जैसे कई अहम विषयों पर चर्चा हुई है। ये मुलाकात जनहित और फिर सामाजिक सुधार के मुद्दों को लेकर के काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक के दौरान प्रोफेसर डॉक्टर रकीब आलम ने कहा कि किसी भी समाज के विकास की सबसे मजबूत नींव गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल डिग्री हासिल करने का माध्यम नहीं बल्कि एक जागरूक और जिम्मेदार समाज के निर्माण का आधार है। उन्होंने सुझाव दिया है कि कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक को सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों, मानवाधिकार, महिला अधिकार, भारतीय संविधान के मूल्यों, मनोविज्ञान और दर्शन जैसे विषयों की जानकारी दी जानी चाहिए।